हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। हमने जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था, जिसमें मिडिल पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर, यानी कि एज ऑफ रिवाइवल। तो आज हम इस थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, एज ऑफ रिवाइवल, जिसकी टाइमलाइन है 1400 टू 1550। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल? इसको क्यों बोला जाता है एज ऑफ रिवाइवल? चौसर की डेथ होती है 1400 में। तो 1400 में चौसर की डेथ के बाद इंग्लिश लिटरेचर जो है उसकी ग्रोथ एकदम से रुक गई थी। तो लोगों ने दोबारा से ग्रीक और क्लासिक्स टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दिया था, वो रिवाइव कर रहे थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ रिवाइवल बोला जाता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उस टाइम पे इंग्लैंड में काफी सारे वॉर्स चल रहे थे, बहुत सारी बैटल्स हो रही थी, रिबेल हो रहे थे। तो यहां आकर भी सेम चीजें ही हो रही थी। 1450 में एक रिबेल हुआ जिसको केट्स रिबेलियन बोलते हैं। इसको केट्स रिबेलियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैक केट जो है वो इसके मेन लीडर थे। और ये रिबेल क्यों किया गया था? जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एज ऑफ चौसर जब हम पढ़ रहे थे, तो कि लोगों ने क्लर्जीमैन्स और पार्सन्स को पे करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला था कि ये प्लेग जो है ये तुम्हारे पापों की वजह से आगे बढ़ता जा रहा है, तुम हमें पे करो, हम तुम्हें गॉड से पार्डन्स करवा देंगे। तो उन्होंने लोगों ने क्लर्जीमैन्स और पार्सन्स को पे करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो करप्शन चर्च में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां आते आते भी चर्च में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, गवर्नमेंट में भी करप्शन बढ़ गया था। यानी कि जो किंग के जो क्लोज लोग थे, जो बहुत ज्यादा नजदीक थे, जैसे कि मिनिस्टर्स थे या जो भी लोग पावर में थे, वो गलत तरीके से पावर का यूज कर रहे थे। तब जाके जैक केट ने इस रिबेल को किया था। और इस रिबेल में जैक केट को जो पीजेंट वर्क है, जो स्मॉल लैंडलॉर्ड है, जो मिडिल वर्क है, उनका अच्छा खासा साथ मिला था। तो इसलिए इन्होंने ये केट्स रिबेल किया था। और आगे जैसे कि पहले से ही एक वॉर चल रहा था, 1337 में एक वॉर शुरू हुआ था, 1453 तक चला था। ठीक है, तो इस वॉर के खत्म होते ही इंग्लैंड में एक और वॉर शुरू हो गया था। ये 100 ईयर्स वॉर था, 100 ईयर्स वॉर। तो इस वॉर के खत्म होते ही 1455 में एक और वॉर शुरू हो गया था। ये चला था 1485 तक, 30 ईयर्स वॉर था ये। इसको वॉर ऑफ रोजेस बोलते हैं। ये दो रॉयल फैमिली के बीच में था, हाउस ऑफ लैंकेस्टर हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क। इसको वॉर ऑफ रोजेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज लैंकेस्टर रिप्रेजेंट रेड रोज एंड यॉर्क रिप्रेजेंट व्हाइट रोज, इसलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस बोला जाता है। और ये जो वॉर है ये क्यों हुआ था? इनकी लड़ाई इस बात को लेकर थी कि आने वाले टाइम में अब जो है इंग्लैंड का नया किंग कौन बनेगा। तो ये वॉर शुरू होता है, इसमें रिचर्ड थर्ड की डेथ के साथ ये वॉर खत्म होता है। 1485 में रिचर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है और ये जो हाउस ऑफ यॉर्क है इसकी विक्ट्री होती है इस वॉर में, और नया किंग बनता है हेनरी सेवंथ। हेनरी सेवंथ के किंग बनने के साथ ही इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ट्यूडर डायनेस्टी क्या है ये, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्यूडर डायनेस्टी में 5 किंग बने थे, ये 2 क्वीन बनी थी, 3 किंग बने थे। इसमें और कौन कौन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा? हेनरी सेवंथ, ये तो सबसे पहले 1485 में इंग्लैंड का किंग बन गया था। उसके बाद इनका बेटा था हेनरी एट्थ। ठीक है, ये फिर इंग्लैंड का राजा बना। इसका कोई मेल चाइल्ड नहीं था, 4-5 बार इसने शादियां भी की थी, एक एक करके अपनी वाइफ को इसने मरवा दिया। बहुत ही क्रूअल किंग था ये। तो कोई मेल चाइल्ड नहीं था। बाद में इसका एक बेटा हुआ एडवर्ड सिक्स्थ।
ये जब सिर्फ 9 साल का था तब इंग्लैंड का किंग बन गया था। अनफॉर्चुनेटली 15 साल की उम्र में एडवर्ड सिक्स की डेथ हो जाती है और उसके बाद इंग्लैंड की फिर एक क्वीन बनती है मैरी फर्स्ट। ये भी ज्यादा टाइम तक क्वीन नहीं रहती। फिर इसके बाद बनती है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। 1558 में ये इंग्लैंड की क्वीन बनती है 1603 तक। 1603 में एलिजाबेथ की डेथ होती है। यहां 1603 में ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हो जाती है क्योंकि एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, कोई उसकी संतान, कोई बेटा या बेटी नहीं था, तो इसलिए यहां पे 1485 से शुरू होकर 1603 तक ट्यूडर डायनेस्टी चलती है इंग्लैंड में। 1603 में ये ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो एक बहुत ही फेमस क्रिटिक है जॉन गे। ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में एक लाइन इन्होंने लिखी है, इंग्लैंड वॉज इकोनॉमिकली हेल्थियर, मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड मोर एक्सपेंसिव इन ट्यूडर डायनेस्टी एज कंपेयर टू अदर पीरियड। ठीक है, इसको ट्यूडर डायनेस्टी को जॉन गे ने बताया है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मोर ऑप्टिमिस्टिक थी, मोर हेल्थियर थी एज कंपेयर टू एनी अदर पीरियड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आगे फिर जब हेनरी सेवंथ जब किंग बना था, इसके साथ ही इंग्लैंड में अर्ली रेनेसा की शुरुआत हो चुकी थी। पहले रेनेसा जो है वो इटली में आया था, उसके बाद यूरोप के दूसरे जो देश है उनमें फैल गया था। तो ये यहाँ पे इंग्लैंड में काफी सारे मूवमेंट चल रहे थे। जैसे एक मूवमेंट था रिफॉर्मेशन, ये रिलीजन को लेकर रिफॉर्म करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था। यहां इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर, और स्विट्जरलैंड में भी ये मूवमेंट चलाया गया था, वहां पे उसको लीड कर रहे थे जॉन कैल्विन। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, आगे जब प्यूरिटन एज हम पढ़ेंगे तब इसकी काफी सारी डिटेल्स आएगी। ठीक है, जो प्यूरिटन्स राइटर थे, जो प्यूरिटन्स लोग थे, वो कैल्विनिज्म इसकी एक फिलोसफी थी, उसको फॉलो करते थे, वो हम आगे प्यूरिटन एज में पढ़ेंगे। तो ये दो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, बहुत ही फेमस नाम है इंग्लैंड में इनका, इनको याद रखना। उसके बाद एक टर्म यूज की गई थी ह्यूमनिज्म। इस टर्म को यूज किया था इटालियन पोइट पेटार्च ने, इसलिए पेटार्च को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म बोला जाता है। और इस टाइम पे जब इन्होंने ह्यूमनिज्म पे एम्फेसाइज किया तब ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। पहले क्या करते थे, जो चर्च और क्लर्जीमैन है वो ही डिसाइड करते थे सब कुछ। अब लोगों को चर्च के स्ट्रिक्ट रूल से फ्री कर दिया गया था और ह्यूमन बीइंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। सो ह्यूमनिज्म के लिए पेटार्च को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म बोला जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में पूरी तरह से रेनेसा फैल चुका था, तो उन्होंने क्या किया, इनोवेशन करने शुरू कर दिए थे। अलग अलग जगह पे जाके वो अलग अलग प्लेसेस को ढूंढ रहे थे, वो एक्सप्लोर करते थे चीजों को। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने अमेरिका को फाउंड किया था 1492 में, और 1497 में वास्को डी गामा, इसने इंडिया को एक्सप्लोर किया। कब किया था इंडिया को एक्सप्लोर किया गया था? 1497 में, और 1492 में अमेरिका को एक्सप्लोर किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था ये। इंग्लैंड में अर्ली रेनेसा को डेवलप करने में तीन सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का हाथ रहा है, और ये तीन लोग थे। पहला था डेसिडस इरास्मस, डेसिडस इरास्मस। दूसरा था जॉन कोलेट, और थर्ड है थॉमस मोर। अर्ली रेनेसा को डेवलप करने में इन तीन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। डेसिडस इरास्मस ने एक बुक लिखी थी, द एजुकेशन ऑफ ए क्रिश्चियन प्रिंस। इस बुक में इन्होंने बताया है कि पब्लिक की वेल बीइंग के लिए एक किंग को कैसे रूल करना चाहिए, कैसे रूल्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ये सब है डेसिडस इरास्मस की इस बुक में। उसके बाद जॉन कोलेट जो है, इसने जो पब्लिक स्कूल सिस्टम को शुरू किया था इंग्लैंड में, और थॉमस मोर इंग्लैंड के एक चांसलर थे, और इन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और हेनरी 8 का विरोध किया था, जिसकी वजह से बाद में
इसके ऊपर ट्रीजन का आरोप लगाया गया और थॉमस मोर को मरवा दिया गया। हेनरी एट, पहले मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही क्रूअल किंग था, उसने ट्रीजन का आरोप लगाकर थॉमस मोर को मरवा दिया। थॉमस मोर जो है, इनको फर्स्ट मार्टिर बोला जाता है, फर्स्ट मार्टिर ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म के लिए होने वाले पहले शहीद थे थॉमस मोर। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही आगे क्या हुआ था, 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आई थी। 1476 इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था, उसने सेटअप किया था। पहली जो प्रिंटिंग मशीन सेटअप की गई थी वो की थी विलियम कैक्सटन ने। बट इससे पहले प्रिंटिंग मशीन को इन्वेंट किया जा चुका था, वो किया था किसने, जॉन्स गटनबर्ग ने। जॉन्स गटनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था सबसे पहले जर्मनी में, इसलिए जॉन्स गटनबर्ग को फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, बट उसके बाद ये आई थी इंग्लैंड में 1476 में। और अगर हम फर्स्ट प्रिंटेड बुक की बात करें इंग्लिश में, तो वो बुक है द रेक्यूल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये जो है फर्स्ट प्रिंटेड बुक मानी जाती है इंग्लिश में, राइट। इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम और बात करते हैं, कुछ और कंसेप्ट आए थे इंग्लिश में, जैसे कि दो राइटर हैं थॉमस याट और हेनरी होवर्ड। ये इंग्लिश में सोनेट्स लेकर आए। सबसे पहले सोनेट्स लिखने के लिए जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो फॉलो करते थे पेटार्चन स्टाइल को। जो इटालियन पोइट है पेटार्च, इनका सोनेट लिखने का स्टाइल था 8+6 ऑक्टेव प्लस सस्टेट। 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको सोनेट बोलते हैं। वो दो स्टैंजा में लिखी जाती थी, पहली 8 लाइन, दूसरा स्टैंजा 6 लाइन का होता था। बट थॉमस याट और हेनरी होवर्ड, इन्होंने इस पैटर्न को चेंज कर दिया। इन्होंने लिखा 4+4+4+2 3 क्वार्टेट प्लस कपलेट। ये पैटर्न बनाया इन्होंने, 3 क्वार्टेट और एक था कपलेट। ये जो कपलेट है, क्लोज कपलेट, इस टर्म को कॉइन किया है एडमंड वुलर ने। बाद में इस टर्म को कॉइन किया गया है, एडमंड वुलर ने इसको कॉइन किया है। और जो क्लोज कपलेट को इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा यूज किया है, जो इसको हाइट्स पे लेके गए हैं, वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को क्लोज कपलेट का मास्टर बोला जाता है। जोनाथन स्विफ्ट ने अलेक्जेंडर पोप के बारे में बोला है, वटेवर आई कैन फिक्स इन 6 लाइन पोप कैन फिक्स इन 2 लाइन। ठीक है, तो पोप मास्टर माने जाते हैं क्लोज कपलेट के। इसके अलावा हेनरी होवर्ड ने ब्लैंक वर्स को इन्वेंट किया इन पोइट्री। ठीक है, पोइट्री में ब्लैंक वर्स लेके आया हेनरी होवर्ड। और ब्लैंक वर्स इन प्रोज की बात करूं, प्रोज को ब्लैंक वर्स को प्रोज में इंट्रोड्यूस किया था थॉमस सेक्विले ने और थॉमस नॉर्टन ने, दोनों ने। जब उन्होंने एक फर्स्ट ट्रेजेडी लिखी थी गोरबोडक नाम से, थॉमस सेक्विले और थॉमस नॉर्टन ने, उस फर्स्ट ट्रेजेडी में उन्होंने ब्लैंक वर्स को इन्वेंट किया प्रोज में, और पोइट्री में इन्वेंट किया है हेनरी होवर्ड ने, राइट। इसके बाद अगर हम लिटरेचर की बात करें, इस एज के लिटरेचर की, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो माने जाते हैं रोजर एसम और थॉमस मोर। रोजर एसम जो है वो एलिजाबेथ के ट्यूटर थे, जो क्वीन एलिजाबेथ थी। रोजर एसम, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है द स्कूल मास्टर। द स्कूल मास्टर, इस बुक में इन्होंने एक टर्म दी है इफ्यूज।
बाद में इसको जॉन लिली ने एडॉप्ट किया है। जॉन लिली एक यूनिवर्सिटी विट्स थे, एनाटॉमी ऑफ विट्स के नाम से एक वर्क लिखा था इफ्यूज नाम से। तो इफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक लैंग्वेज को बैलेंस करना, सिमिली का यूज करना, पन यूज करना, हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज करना। तो बाद में इस स्टाइल को कॉपी किया शेक्सपियर ने, ठीक है। बहुत ही हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज करके वो अपने वर्क्स को लिखते थे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, घर में हम बोलते हैं मॉम आई एम एंग्री, कि मां मैं भूखा हूं, बट यही सेम बात अगर आप शेक्सपियर की लिखी हुई देखोगे तो उन्होंने लिखा है लेट इट नोन टू माई बर्थ गिवर दैट माई स्टमक इज कंसिस्ट ऑफ एम्प्टीनेस। ठीक है भाई, वो डायरेक्ट भी बोल सकता था मॉम आई एम हैंग्री, बट नहीं, ये होती है हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज। तो ऐसे लिखते थे विलियम शेक्सपियर। इसके बाद इन्होंने एक और वर्क लिखा टोक्सोफिलस। टोक्सोफिलस जो है ये फर्स्ट वर्क लिखा गया लॉन्गबो आर्चरी पे, तीरंदाजी पे लिखा गया है। ये इसमें डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है इसको। फिलोगस और टोक्सोफिलस ये दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं थॉमस मोर। थॉमस मोर ने वर्क लिखा है यूटोपिया। 1516 में इस वर्क को लिखा गया और 1551 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इसको, और इसको ट्रांसलेट किया था रैल्फ रॉबिन्सन ने। इसको दो पार्ट में लिखा गया है यूटोपिया को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूटोपिया की। यूटोपिया होता क्या है? यूटोपिया एक ऐसी इमेजिनरी लैंड होती है, एक ऐसी इमेजिनरी कंट्री होती है जो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, सब कुछ पॉजिटिव, कोई भी एक सिंगल नेगेटिव चीज नहीं होती है इसमें। पब्लिक की वेलबींग के लिए सब कुछ, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए सब कुछ दिखाया जाता है। इसको दो पार्ट में लिखा गया है, डायलॉग ऑफ काउंसिल और डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। फर्स्ट पार्ट को थॉमस मोर ने खुद नरेट किया है और सेकंड पार्ट को नरेट किया है राफेल हाइथलोडे करके एक कैरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने इसको नरेट किया है। इसका अपोजिट होता है डायस्टोपिया। डिस्टोपियन बहुत सारी नॉवल है, उसमें सब कुछ बुरा होता है, सही कुछ भी नहीं होता, उसमें सब कुछ अपोजिट होता है डिस्टोपिया यूटोपिया का। जैसे कि एग्जांपल है लिटरेचर से, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है 1984, एल्डस हक्सले ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी है, एंथनी बर्गेस ने क्लॉकवर्क ऑरेंज लिखा है। ये सारे एग्जांपल है डिस्टोपियन नॉवल के। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं इसी एज में। पिछले चौसर की एज में मैंने आपको बताया था कि बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था। किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने। जॉन वाइक्लिफ फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जब इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था तब लोगों का बिलीव जो है वो डाउट में आ गया था गॉड और रिलीजन को लेकर। तब उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि लोग अपने जो बिलीव है उसको सस्टेन रखें। उसके बाद विलियम टेंडेल एक राइटर आए, विलियम टेंडेल, इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1525 में। इन्होंने डायरेक्ट ग्रीक और हिब्रू टेक्स्ट से बाइबल को मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। बट इन्होंने कंप्लीट इसको ट्रांसलेट नहीं किया, इसको कंप्लीट किया था फिर एक एडिटर है माइल्स कोवेडेल। इन्होंने इसको कंप्लीट, जो इन्होंने अनकंप्लीट छोड़ा था, माइल्स कोवेडेल ने इसको कंप्लीट किया है। बाद में इसको द ग्रेट बाइबल का नाम दिया गया। यहां से क्वेश्चन आया है पहले पेपर में, द ग्रेट बाइबल 1539 में। ग्रेट बाइबल की आपको डेट याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है। तो 1539 वाली जो डेट की जो बाइबल है उसको ग्रेट बाइबल बोला जाता है, नाम भी इसका याद रखना है। तो सब ये फर्स्ट कंप्लीट प्रिंट किया गया था इस बाइबल को। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल कौन सी थी, तो ये थी द ग्रेट बाइबल जो है, या माइल्स कोवेडेल के नाम से भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये दोनों याद रखना, फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड बाइबल थी माइल्स कोवेडेल की द ग्रेट बाइबल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और दूसरे कुछ एक माइनर्स राइटर रहते हैं उनको आप किसी और सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो
वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।